हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने रिवर्स के एपिसोड को। और हाँ, फ्लेम एम्परर के लिए आप 150 से चाहते हैं तो ठीक है, 150 से वीडियो आएगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बची स्टार्टिंग की बात, तो स्टार्टिंग से 150 तक हम किसी न किसी दिन टाइम निकाल कर एक दो एपिसोड अपलोड करते रहेंगे और उसे भी पूरा कर ही लेंगे। हो सकता है कि कल मुझे थोड़ा सा बिजी रहना पड़े, तो कल के सारे वीडियोस हमारे शाम को ही आएंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जोयान के साथ फाइट करते हुए थर्ड हॉल मास्टर आखिरकार मारा गया था और वो जोयान का भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया था। तो इसके बाद हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एशियन सोइस सिटी को दिखाया जाता है। जोयान सोइस सिटी के बाहर ही खड़ा था और एक एशियन शहर को देख सकता था, जिसे एक मिस्टीरियस चट्टान के टुकड़े से बनाया गया था। यहाँ पे लोग और भीड़ भाड़ काफी ज्यादा थी। ये देखकर जॉन कहता है कि क्या ये सभी लोग यहाँ पे एल्केमी कंपटीशन के लिए आए हैं? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। इसके बाद जॉन तुरंत ही एशियन स्पेस सिटी की तरफ उड़ जाता है। इस टाइम तक जोयान ने अपने स्काई एक्सट्रैक्शन स्टेप के फर्स्ट स्टेप विंड मूवमेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना सीख लिया था। अगर जोयान की प्रेजेंट टाइम की स्पीड को कैलकुलेट किया जाए तो वो उसका अंदाजा हम सिर्फ इसी चीज से लगा सकते थे कि जोयान 7 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के बराबर स्पीड से उड़ सकता था। और अगर जोयान का सामना किसी 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर से होता है तो जोयान उसे मार भी सकता था, अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है तो। और इसी से जोयान ने अंदाजा लगा लिया था कि आखिरकार इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप कितना ज्यादा बीस्ट लेवल का होने वाला है। हालांकि जोयान की अभी की प्रेजेंट की पावर केवल 3 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल पर थी, लेकिन इसका एक्सट्रैक्शन स्टेप की हेल्प से वो 7 स्टार के बराबर था। तो जोयान बस यही सोच रहा था, अगर वो इसे मास्टर कर लेता है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। जोयान अब तक एशियन सोइस सिटी में आ गया था और उसी भीड़ में वो भी आसपास की सिटी को देख रहा था और घूम रहा था। जोयान यहाँ पे सबसे पहले वेपन रिफाइनमेंट वाले किसी एक वॉरियर को ढूंढना चाहता था, जिसके बारे में लुओजिन ने जोयान को बताया था। जोयान इस टाइम पे बस अपने हैवी जुआन रूलर को किसी भी कीमत पे वापस से रिफाइन कराना चाहता था। जोयान के लिए यहाँ पे और कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम तो अभी बिल्कुल भी नहीं था। चलते चलते अचानक जोयान स्वेज सिटी के काफी अंदर आ जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए थे और हल्ला भी काफी ज्यादा मच रहा था। जोयान जब अपनी स्पिरिचुअल पावर से यहाँ के लोगों को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किंग यांग सिटी से काफी ज्यादा बेहतर और पावरफुल हैं। जोयान इस जगह का कंपैरिजन अपने डुइकी कॉन्टिनेंट के सेंट्रल प्लेन से कर रहा था, क्योंकि जोयान को यहाँ पे सभी लोग डू हुआंग लेवल के मिले थे। यहाँ पे डूजोंग लेवल के कोई वॉरियर काफी सारे थे, साथ ही साथ काफी सारे एलाइड डू जून्स भी यहाँ पर थे, जिन्हें की किंग यांग सिटी में काफी बड़ा पावर हाउस माना जाता था। वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा नॉर्मल माने जा रहे थे। साथ ही साथ जोयान ने यहाँ पे ये भी पता लगाया था कि यहाँ पास आसपास 10+ एलाइड डू सैंग लेवल के वॉरियर भी हैं और ये पावर पहले ही कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा अच्छी मानी जा सकती थी। हालांकि ये लोग जोयान की नज़र में तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन इस कॉन्टिनेंट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और प्रीसियस माने जा सकते थे। हालांकि तभी जोयान को 3 घाटियों के बारे में याद आता है। यहाँ के लोग उन 3 घाटियों के बराबर ही पावरफुल थे। और जैसे ही जोयान उन 3 वैलीज को याद करता है तो जोयान को बर्निंग फ्लेम वैली की याद आती है। उसके एंसेस्टर जो जोयान ने बताया था कि बर्निंग फ्लेम वैली को कॉन्टिनेंट के अंदर पावरफुल सेक्ट माना जाता था। ये डुइकी कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। और एक बार द बर्निंग फ्लेम वैली ने एक एलाइड डूडी लेवल के वॉरियर को भी प्रोड्यूस किया था, जिसके कारण उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। हालांकि बर्निंग फ्लेम वैली के डूडी इस डी कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ हाफ मार्शल एम्परर लेवल के ही वॉरियर रहे होंगे और यहाँ पास भी एक बर्निंग फ्लेम वैली का सेक्ट मौजूद जरूर होना चाहिए। और इसका यही मतलब था कि एशियन टाइम में ही कोई बर्निंग फ्लेम वैली से इस डी कॉन्टिनेंट में आया होगा। हालांकि जॉन इन सभी थॉट्स को निगलेक्ट करता है और खुद को वापस से ठीक करके आगे की तरफ चलने ही वाला होता है कि अचानक वो रुक जाता है। और इसके बाद जॉन तुरंत ही मुड़कर एक इमारत की तरफ देखता है, जो कि काफी ज्यादा एशियंट और पुरानी लग रही थी। साथ ही साथ उसे देखकर काफी ज्यादा रिच और दबंग फीलिंग भी आ रही थी। जोयान ने देखा था कि इस मीनार को काफी ज्यादा हाई लेवल की ब्लैक मेटल वुड से बनाया गया था। साथ ही साथ इसके आसपास एक बैरियर भी था, जिसे कि पावरफुल हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर ने लगाया था। अगर यहाँ कोई जबरदस्ती इंटर होना चाहता है तो ये तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, जब तक कि उसकी जो पावर है वो रियल डूडी स्टेट पर ना पहुंच गई हो।
जुआन की नजर अचानक से वहां पे रखे एक साइन बोर्ड पर रुक जाती है जिसमें लिखा हुआ था हिडन क्लाउड पवेलियन। जुआन तुरंत ही उस पवेलियन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे देख रहा होता है। जैसे ही जुआन ने उस जगह पर कदम रखा तो अचानक से चारों तरफ का शोर खत्म हो गया। ये पवेलियन एक अलग ही जगह की तरह लग रहा था। जोयान अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है और इसके बाद जोयान वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग पिल की स्मेल को भी फील कर सकता था। उस पिल की स्मेल जैसे ही जोयान की नाक के अंदर जाती है तो जोयान अपने आप को रोक नहीं पाता और इसके बाद जोयान को आती है एक जोर की छींक। इसके बाद जोयान आसपास की जगह को देखता है तो जोयान को दिखाए जाते हैं कुछ काउंटर जो कि क्रिस्टल बॉल से बने हुए थे। उस काउंटर में सभी प्रकार की मेडिसिनल पिल्स रखी हुई थी और काउंटर के बाहर भारी भीड़ भी लगी हुई थी। हालांकि जोयान उस जगह पर काफी सारी मेडिसिनल पिल को देखता है लेकिन ये जोयान के लिए ध्यान देने लायक चीजें बिल्कुल भी नहीं थी और इसके बाद जोयान दूसरी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही जोयान सीढ़ियों के पास पहुंचता है तो उसे वहां पे दो एल्डर ओल्ड मैन रोक लेते हैं। तभी उन दो ओल्ड मैन में से एक जोयान की तरफ देखता है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से कहता है यदि आप सेकंड स्टोरी पर जाना चाहते हैं तो आपकी पावर कम से कम डू जोंग लेवल तक होनी चाहिए। जोयान स्माइल कर देता है जैसे कि उसे पता हो इन सभी रूलों के बारे में, लेकिन जोयान अपने पैर के कदमों को नहीं रोकता है और अपनी ऑरे को रिलीज करता है जो कि जोयान का बहुत भी बीक कई गुना बीक ऑरा था। और ये देखकर वो दोनों ही ओल्ड मैन काफी ज्यादा शौक होते हैं क्योंकि जोयान का जो ऑरा था वो डूजोंग क्लास का ही था और उन्होंने पहली बार एशियन स्वेट सिटी के अंदर इतना यंग डूजोंग लेवल का वॉरियर देखा था। और अगर अपनी जोयान पूरी रियल पावर दिखा देता तो इन बूढ़ों का तो अभी ही बेड़ा गर्क हो जाना था। जुआन ने जानबूझकर ही उन्हें डूजोंग लेवल की पावर को शो करके दिखाया था। हालांकि जुआन ने जब अपने डूजोंग लेवल की पावर को शो किया था तो आसपास के डू हुआंग लेवल के वॉरियर ने जुआन को देखा था और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तरीके से जुआन को देख रहे थे और वो सभी लोग बस यही कह रहे थे ये देखो वो कितना यंग लेवल का डूजोंग लेवल का वॉरियर है। हालांकि जोयान किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देता और तुरंत ही सेकंड स्टोरी की तरफ आगे बढ़ जाता है। दूसरी स्टोरी पर पहुंचने के बाद भी जोयान के कदम नहीं रुकते हैं और वो तुरंत ही सभी एलाइड डूजोंग्स लेवल के वॉरियर्स को निग्लेक्ट करता है और इग्नोर करते हुए थर्ड स्टोरी की तरफ बढ़ जाता है। जोयान यहाँ पे कुछ भी बातचीत नहीं करता और तुरंत ही डूजून लेवल के और एक उन्हें शो करके दिखा देता है। वो ओल्ड मैन जो कि आगे बढ़कर जोयान को चेतावनी देने ही वाला था और बाकी चीजें बताने ही वाला था कि तभी जोयान के डूजून लेवल की बॉडी यार के और को फील करके वो चुप हो जाता है और पीछे हट जाता है। और सच में काफी ज्यादा सरप्राइज तरीके से वो जोयान को देख रहा था कि इतना यंग डूजून लेवल का वॉरियर आखिरकार एशियन स्वेज सिटी में कैसे आ गया। हालांकि जोयान इन्हें भी इग्नोर करता है और तुरंत ही थर्ड स्टोरी पर पहुंच जाता है। हालांकि जोयान का ये रवैया अभी भी कंटिन्यू रहता है और जोयान थर्ड स्टोरी में पहुंचने के बाद अपने पावर को बढ़ाकर डूसैंग लेवल का करता है और तुरंत ही चौथी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो एल्डर जोयान को देखकर काफी ज्यादा चौंकते हैं लेकिन जोयान स्माइल करते हुए और उन्हें सरप्राइज करते हुए चौथी स्टोरी की तरफ आगे बढ़ जाता है। तभी थर्ड स्टोरी के डूजून लेवल के वॉरियर जोयान को काफी ज्यादा शौक तरीके से देखते हैं क्योंकि वो एशियन स्वेज सिटी में काफी ज्यादा पॉपुलर थे लेकिन उन्होंने इतना यंग डूसैंग लेवल का वॉरियर फर्स्ट टाइम देखा था। जोयान जैसे ही चौथी मंजिल पर पहुंचा तो वहां का जगह और काफी ज्यादा बड़ी और चौड़ी थी, साथ ही साथ वहां पे काफी कम लोग थे। हालांकि अगर इस चौथी मंजिल के लोगों की पावर की बात की जाए तो यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग डूसैंग लेवल के ही वॉरियर थे क्योंकि चौथी स्टोरी में एंटर होने के लिए कम से कम पावर का डूसैंग लेवल में होना जरूरी था। इन एलाइड डूसैंग लेवल के वॉरियर्स को देखकर जुआन ये सोचता है कि यहाँ का चीफ कितना ज्यादा पावरफुल ना होगा कि यहाँ के डूसैंग लेवल के वॉरियर भी काफी रिस्पेक्टेड वे में यहाँ पे काम कर रहे थे और उन्होंने यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ खड़े हुए एलाइड डूसैंग लेवल के वॉरियर्स में से किसी ने भी फिफ्थ स्टोरी में जाने की हिम्मत नहीं की जो कि अब तक एक लास्ट स्टेप बाकी था। लेकिन अपना ठरकी जोयान यहाँ पे भी नहीं रुकता और वो फिफ्थ स्टोरी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाता है तो उसकी नजर क्रॉस लेग किए हुए दो ओल्ड बूढ़े आदमियों पर पड़ती है। इसके बाद जोयान आसपास के काउंटर को देखता है तभी ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और उसकी नजर सीधा जोयान पर पड़ती है। जैसे ही वो जोयान को देखता है तो काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो जोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि वो वॉरियर कौन है। इसकी पावर सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इसकी पावर और टैलेंट यंग मास्टर से कम बिल्कुल भी नहीं लगता है। हमें लगता है कि यंग मास्टर को भी इसके बारे में बताना चाहिए। और इसके बाद वो वहां से अचानक से गायब हो जाता है। हालांकि इस स्टोरी में काफी ज्यादा एलाइड डूसैंग लेवल के भी वॉरियर थे लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है।
जुआन तुरंत ही काउंटर की तरफ चला जाता है। तभी जुआन के सामने एक सफेद दाढ़ी वाला ओल्ड मैन सामने आता है जो कि स्माइल कर रहा था। जुआन ने अपनी पावर से देख लिया था कि ये ओल्ड मैन पहले ही डूसेंग लेवल तक पहुंच चुका था और यहाँ पर बाकी लोगों की पावर जो कि यहाँ काम कर रहे थे डूसेंग लेवल पर ही थी। यहाँ पे जियोयान के आने के कारण सभी डूसेंग लेवल के वॉरियर जियोयान को ही देख रहे थे, क्योंकि जियोयान सच में काफी ज्यादा यंग था। कौन भरोसा करेगा कि इसके 6 बीवी और 2 बच्चे हैं। मतलब नोवेल में अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के इसकी 6 ही हो। अभी तो 2 ही है ऑफिशियल। इसके बाद जिया हो गई, यूनियन हो गई, यूजी हो गई और लिटिल फेरी डॉक्टर। 4 ये 6 बीवियां होगी इसकी। बच्चों का तो सोचो ही मत। जियोयान को सभी लोग काफी ज्यादा आश्चर्य के साथ देख रहे होते हैं कि इतनी कम उम्र का एलाइट डूसेंग लेवल का वॉरियर आखिरकार यहाँ पे कैसे आ गया और ये आखिरकार डूसेंग लेवल तक पहुंच कैसे सकता है। वो जियोयान को काफी ज्यादा एक्साइटेड तरीके से देख रहे होते हैं। हालांकि गारे ने पता चलता कि जियोयान की पावर हाफ मार्शल एम्परर लेवल तक पहुंच गई है, तो पता नहीं इनके रिएक्शन क्या होते। जियोयान की पावर और उसकी एज के कारण उन्होंने जियोयान को सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। हालांकि जियोयान को इस सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने इस सभी चीजों को इग्नोर कर दिया और वो काउंटर की तरफ देखता है। जियोयान काउंटर की तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे वहां पे कुछ ऐसा हो जिसकी उसे अभी जरूरत थी। जियोयान जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो एल्डर जियोयान की तरफ देखते हैं और इसके बाद उस जगह पर देखते हैं जहां जियोयान देख रहा था और वो अंदाजा लगा लेता है कि आखिरकार जियोयान को क्या चाहिए है, क्योंकि वो काफी लॉन्ग टाइम से इस जगह पर काम कर रहा था और वो अब तक काफी अच्छी तरीके से लोगों को समझने लगा था। इसके बाद जियोयान थोड़ी आगे बढ़ता कि वो एल्डर तुरंत ही जियोयान के पास आकर एक क्रिस्टल बॉक्स को जियोयान के सामने रख देते हैं। ये जेट बॉक्स पूरा क्रिस्टल की तरह दिख रहा था और साथ ही साथ इससे काफी कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर ये तो पता चल रहा था कि ये कोई नॉर्मल आइटम बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जेट बॉक्स के ट्रांसपेरेंट होने के कारण कोई भी देख सकता था कि इसके अंदर हथेली के आकार का लाल कलर का क्रिस्टल है जो कि चुपचाप अंदर तैर रहा था और इसके अंदर की वाइल्ड एनर्जी को कोई भी देखकर ही फील कर सकता था। यही देखकर कोई कल्पना ही कर सकता था कि आखिरकार इस क्रिस्टल के अंदर कितनी भयानक एनर्जी होने वाली है। जियोयान जैसे उस क्रिस्टल को देखता है तो अचानक उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आखिरकार वो इसी के लिए तो इस पवेलियन के अंदर एंटर हुआ था। वो ओल्ड मैन जैसे ही जियोयान को स्माइल करते देखता है तो वो समझ जाता है कि जियोयान को इसी की जरूरत थी। वो उस क्रिस्टल बॉक्स को देखते हुए जियोयान से पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मेरे पवेलियन के अंदर इस फ्लेम एसेंस क्लेडोनी को लेने के लिए आए हैं। उसकी बात को सुनकर जियोयान अंदर ही अंदर स्माइल करता और कहता है कि ये ओल्ड मैन सच में काफी ज्यादा बुद्धिमान है, इसे पता है कि यहाँ पे कौन क्या लेना चाहता है। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए अपना सिर हिला देता है। हालांकि जियोयान की आवाज और जियोयान ने अभी सिर हिलाया ही था कि तभी एक और ओल्ड आवाज अचानक से आती है, फ्लेम एसेंस क्लेडोनी का ये टुकड़ा मेरा है। और इस बात को सुनते ही वहां पे मौजूद सभी लोग अचानक से काफी ज्यादा दंग रह जाते हैं और इसके बाद उस भीड़ से 2 आकृतियां प्रकट होती है। उन दोनों को देखकर ही अचानक हॉल में खड़े सभी लोग काफी ज्यादा सहम से जाते हैं और इसके बाद काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से जियोयान को देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा सैड भी होते हैं। इस समय जियोयान की आंखों में भी कुछ नाराजगी दिखाई जाती है और इसके बाद वो सब लोगों को ऐसे देख रहा था कि जैसे उसने सभी को इग्नोर कर दिया हो। और इसके बाद वो उन 2 लोगों को देखता है। जियोयान देख सकता था कि उनमें से एक बांगसेंग लेवल का वॉरियर जबकि दूसरा एज स्टार डूसेंग लेवल का वॉरियर था। जियोयान के लिए इनकी पावर ज्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं थी। साथ ही साथ वो ओल्ड मैन जो कि जियोयान को ये आइटम सेल कर रहा था वो भी इन लोगों को जानता था। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है तो उसके भी हाव भाव और फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा बदल जाते हैं। और इसके बाद वो कहता है, चाइल्ड ली, ये फ्लेम एसेंस कुछ ऐसा है जो कि ये यंग मास्टर खरीदना चाहते हैं, इसीलिए मुझे आशा है कि तुम अपने वर्ड्स को वापस ले सकते हो। ओल्ड मैन की बात को सुनकर उनमें से छोटा अचानक से मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह सही है। इस मामले में मुझे सच में बहुत ज्यादा खेद है। मैंने यहाँ पे इस लड़के को सिर हिलाते हुए नहीं देखा है, तो मैं सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं सही हूँ। और इसके बाद वो इतना बोलते समय आसपास के सभी एलाइड डूसेंग लेवल के वॉरियर को देखता है और उसकी आंखें काफी ज्यादा ईविल दिखाई दे रही थी। सभी को देखने के बाद वो अचानक से ओल्ड मैन की तरफ देखता है। ओल्ड मैन जब उसे देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार किसने किस चीज को ले लिया है। इसके बाद ओल्ड मैन सभी की आंखों में देखता है जो कि एलाइड डूसेंग लेवल के वॉरियर यहाँ पर अवेलेबल थे। वो देख सकता था कि सभी लोग डरे हुए हैं और काफी ज्यादा सैड होकर अपने सर को नीचे किए हुए हैं।
इस टाइम पे चाइल्ड ली जियोयान को देखकर ठंडी स्माइल करता है। हालांकि वो यहाँ पर फ्लेम चाइल्ड क्लेसिडोनी को खरीदने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन जब उसने देखा कि जियोयान के आते ही उसकी लाइमलाइट उससे छीन ली गई है तो उसने इसे खरीदने का मन बना लिया था, सॉरी जियोयान से छीनने का मन बना लिया था। यहाँ पे ली कॉन्ग जो कि एशियन सोयल सिटी के अंदर सबसे कम उम्र का बांग सेंग लेवल का पावरफुल वॉरियर था और हजारों लोग उसकी रिस्पेक्ट और तारीफ भी करते थे। इसकी पावर इस पवेलियन के यंग मास्टर से तो कम थी, लेकिन बाकी यहाँ पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल था। और जब उसने देखा कि उसी की पावर लेवल का कोई लड़का जो कि उसी की उम्र का था उससे ज्यादा पावरफुल है तो ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अंदाजा लगाया जाए तो जियोयान उससे छोटा ही था और इसके बावजूद भी जियोयान की पावर उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। बस यही रीजन था कि वो जियोयान के साथ यहाँ पे कॉम्पिटिट करना चाहता था और जियोयान को नीचा दिखाना चाहता था और जियोयान को ये बताना चाहता था कि इस एशियन स्वेट सिटी के अंदर पावरफुल कौन है। तभी वो ओल्ड मैन चाइल्ड ली की तरफ देखते हुए कहता है कि चाइल्ड ली, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे पवेलियन के रूल्स को जानते होंगे और उनको फॉलो करेंगे। ये फ्लेमेसेंस चाइल्ड से डॉनी कुछ ऐसा है जिसे यंग मास्टर ने पहले ही खरीद लिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने वर्ड्स को वापस ले सकते हैं। ये वर्ड सुनकर ली कॉन्ग के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और इसके बाद वो ओल्ड मैन को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए और किसी भी बात की परवाह ना करते हुए जियोयान की तरफ देखता है और काफी ज्यादा कोल्ड और इविल स्माइल पास करते हुए जियोयान से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ भी ना हो तो इस एशियन स्वेट सिटी के बाहर निकल जाओ, वरना तभी आवाज आती है, वरना क्या। और ये आवाज होती है हमारे जियोयान की, जिसके वर्ड में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा कोल्ड ऑरा फील किया जा सकता था। हालांकि जियोयान ने उसकी तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि वो फ्लेम एसेंस चैलेडोनी को ही देख रहा था, क्योंकि जियोयान ने तो यहाँ पे कमिटमेंट कर ली थी कि वो आज यहाँ से इसे लेके ही जाएगा और साथ ही साथ जियोयान के पास टाइम भी नहीं था यहाँ पे वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी इस ली कॉन्ग ने जियोयान का काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद कर दिया था। इससे वास्तव में जियोयान को थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही रहा था। ये देखकर तो ली कॉन्ग को जियोयान पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि जियोयान उसके तरफ देख भी नहीं रहा और उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। और इसके बाद वो अपने बगल में खड़े हुए एल्डर को देखता है जिसकी पावर 8 स्टार डूसेंग लेवल पर थी और इसके बाद जियोयान को फटकार लगाते हुए कहता है, तुम सिर्फ 1 स्टार डूसेंग लेवल के वॉरियर हो। और इसके बाद वो जियोयान को डांटते हुए कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से बाहर निकलोगे तुम अपनी जान से मार दिए जाओगे। आखिरकार वो ली क्लेन का यंग मास्टर था। जियोयान की बात से वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट फील कर रहा था। ली कॉन्ग का चेहरा सच में काफी ज्यादा क्रूएल था और वो जियोयान से इस तरीके से बिहेव कर रहा था। तो जियोयान काफी ज्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम बहुत शोर कर रहे हो। और इसके बाद जियोयान सच में काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखकर जियोयान को खुद पे भी भरोसा नहीं था कि अगर ये एक और वर्ड बोलेगा तो वो इसे जिंदा छोड़ेगा या मार डालेगा। तभी अचानक एक वॉइस आती है, यंग मास्टर ली, मुझे ये मत कहो कि तुम मेरे पवेलियन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करना कंटिन्यू रखना चाहते हो। जैसे ही कांग ली जियोयान को कुछ कहने वाला था और जियोयान के अंदर की डुई कुई बस हिलने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज फैल जाती है, जिसके कारण हॉल में मौजूद सभी लोग के हाव भाव काफी ज्यादा चेंज होते हैं और यहाँ पे जियोयान भी अपनी भौहों को चढ़ा लेता है। तभी वो मैन जो कि अभी अभी अपेयर हुआ था जियोयान के डुईकुई को शांत देखकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है, जबकि ली कॉन्ग तो यहाँ पे और भी ज्यादा नाराज हो गया था जब उसने इन वर्ड्स को सुना था। लेकिन वो इस अपेयर हुए ह्यूमन फिगर के सामने ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता और काफी ज्यादा सॉफ्ट वर्ड में कहता है, एल्डर सुआन, आप अच्छा मजाक कर लेते हैं, भला मैं जूनियर आपके रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। ये सुनकर एल्डर जुआन कुछ भी नहीं कहते और इसके बाद वो कहते हैं, आज की घटनाएं पहले ही हो चुकी है तो मैं बस अब इस मैटर को यहीं पर एंड करता हूँ। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है सब कुछ देखा है और ये फ्लेम एसेंस चैल्स डोनी वास्तव में इस यंग फ्रेंड का होना चाहिए और इसे ही मिलना चाहिए। मेरे हिडन क्लाउड पवेलियन सेक्ट के सभी लोगों को रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए और इसे यंग फ्रेंड को बेच देना चाहिए। इतनी बात को सुनने के बाद सब लोग बता सकते थे कि यह व्यक्ति वास्तव में जियोयान के लिए यहाँ पर आया था। हालांकि ली कॉन्ग को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को दबा लेता और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता और चुपचाप अपना सिर हिला देता है। लेकिन वो जियोयान को काफी ज्यादा क्रूएल्टी और गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि आज के दिन जियोयान के कारण उसकी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट हो चुकी थी और इसके कारण वो जियोयान को बस मार डालना चाहता था। हालांकि जियोयान ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बस उस ओल्ड मैन को ही देख रहा था। जियोयान को बस यही लग रहा था कि ये ओल्ड मैन अपनी पावर के साथ उसकी हेल्प क्यों कर रहा है।
क्या इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए? हालांकि जुआन को इस जवाब को जल्दी ही मिलने की संभावना भी थी। इसके बाद एल्डर जुआन जुआन से काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से कहते हैं कि मेरे फ्रेंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? इसके बाद वो ली कॉन्ग को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और जुआन की तरफ स्माइल करते हुए देखते हैं। हालांकि यहाँ पे बाकी लोग भले ही जुआन की पावर को ना देख सकते हो, लेकिन भला वो कैसे नहीं देख सकते थे? वो देख सकते थे कि जुआन की पावर 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुकी है और इस पावर को एशियन सोयल सिटी के अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल माना जाता था। हालांकि ली कॉन्ग अगर जुयान को सेल सिटी के अंदर मारना चाहता या कि उस पर अटैक करना चाहता था तो सिंपल सी बात थी कि उसे भी 200 बार सोचने की जरूरत थी। जब जुआन ने एल्डर जुआन के वर्ड्स को सुना तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और इसके बाद वो कहता है, मेरा नाम जियो यान है, सॉरी यान जियो है। ये सुनते ही एल्डर जुआन स्माइल करते हैं और इसके बाद जुआन से कहते हैं, मेरे फ्रेंड यान जियो, आज आपका यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया और मेरा पवेलियन आपके साथ कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता, इसीलिए आप इस फ्लेम एसेंस चेलेडोनी को रख सकते हैं हमारी फ्रेंडशिप के तौर पर और आप इसे एक एपोलॉजी गिफ्ट समझ सकते हैं। मैं आपसे इसका 1% भी प्राइज नहीं लूंगा और मैं इसे आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। एल्डर सुहान की बात को सुनकर ली कॉन्ग सहित सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और इसके बाद यान जियो को देखने लगते हैं कि वास्तव में इतना पावरफुल शख्स जुआन के साथ अपने रिलेशन क्यों बनाना चाहता था। एशियन सोयल सिटी के अंदर सभी को पता था कि ये पवेलियन कितना ज्यादा पावरफुल है और इसके अंदर काफी सारे रेयर ट्रेजर भी हैं जिन्हें बाहरी दुनिया में खोजना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और वे काफी ज्यादा प्रीसियस भी होते हैं। हालांकि एशियन सोयल सिटी के अंदर इसका एक और नाम था जो कि था हेवनली रेयर पवेलियन। जुआन जब एल्डर जुआन की बात को सुनता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जुआन जानता था कि एल्डर जुआन को पता है कि वो हाफ मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर है और इसीलिए वो उसे फ्लेम एसेंस चाइल्डोनी को दे रहा था। हालांकि जुआन को ओल्ड जुआन के उन वर्ड पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था जो उसने कहे थे कि वो ये जुआन को इसलिए गिफ्ट कर रहा है क्योंकि जुआन को यहाँ पे टाइम लगा है और वो जुआन के साथ न्याय करना चाहता था। ये तो सिर्फ मूर्ख और बेवकूफ बनाने वाले वर्ड्स थे। जुआन ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके पास ऐसा कुछ होगा जो कि एल्डर जुआन उससे चाहते हो। इसीलिए वो ये सोच रहा था कि एल्डर जुआन ने उसे फ्लेम एसेंस चेल्सेडोनी क्यों दी है। हालांकि जुआन इस मैटर पे ज्यादा नहीं फंसता और ना ही सोचता है, वो उस फ्लेम एसेंस को अपने पास रख लेता है और इसके बाद कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर जुआन। ये सुनकर एल्डर जुआन एक बार मुस्कुरा देते हैं और इसके बाद जुआन को देखते हुए उनकी आंखों में अचानक से साइन आ जाती है और इसके बाद वो जुआन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि यंग फ्रेंड जुआन, यान जियो, आपको थैंक यू या धन्यवाद कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है कि हमारे पवेलियन ने आपका टाइम वेस्ट किया था और इसीलिए आप इसे अपॉलजी गिफ्ट समझकर रख सकते हैं। एल्डर जुआन की बात को सुनकर तो ली कॉन्ग के होश हरे हो जाते और उसका चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था। उसे जुआन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। अगर एल्डर जुआन यहाँ पर नहीं होते तो संभावना थी कि वो जुआन के ऊपर अब तक अटैक कर चुका होता, भले ही ये जगह पवेलियन की क्यों ना हो। ली कॉन्ग का ऑरा फील करके सभी एल्डर्स जो कि वहाँ पे थे वो इस मर्डरस ऑरा को फील करते हैं और इसके बाद एल्डर जुआन को ग्रीट करके वहाँ से नीचे चले जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी चीज का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। एल्डर जुआन भी इस चीज को फील कर लेते हैं लेकिन वो ली कॉन्ग को देखकर कुछ भी नहीं कह सकते थे। लेकिन वो जब देखते हैं कि जुआन ली कॉन्ग को देखकर स्माइल कर रहा है तो वो काफी ज्यादा घृणा भरी नजरों से ली कॉन्ग को देखते हैं। ली कॉन्ग एक रिच फैमिली का एक बिगड़ा हुआ लड़का माना जा सकता है जो कि हमेशा ही दूसरों को धमकाता रहता था क्योंकि इसकी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल थी और साथ ही साथ एल्डर जुआन अपनी पोजीशन के कारण कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। इसके अलावा ली कॉन्ग के जो ग्रैंडफादर थे उनके पास कुछ स्ट्रेंथ थी और यही रीजन था कि इस पवेलियन को भी उन्हें चेहरा देना पड़ता था और बस यही रीजन था कि ली कॉन्ग अपने सामने सैंग लेवल के वॉरियर को भी नीचा दिखाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। हालांकि आज इसकी किस्मत ही खराब थी कि इसे जुआन मिल गया था। एल्डर जुआन तुरंत ही ली कॉन्ग की तरफ देखते उन्हें समझ में आ गया था कि जब तक जुआन यहाँ से नहीं जाएगा तब तक ली कॉन्ग भी यहीं पे रुकेगा। हालांकि वो जब जुआन को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जुआन को तो इस किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, न ही उसे किसी चीज की परवाह थी। इसके बाद एल्डर जुआन ली कॉन्ग की तरफ देखते हुए कहते हैं, चाइल्ड ली, आपकी हरकतों ने मेरे पवेलियन के काफी सारे मेहमानों को डरा दिया है और इसके कारण मैं आपसे बस अब यही चाहता हूँ कि आप मेरे पवेलियन को छोड़कर यहाँ से चले जाएं और अगले महीने तक के लिए मेरे पवेलियन में आधा कदम तक उठाने की आपको अनुमति नहीं है। जैसे ही ली कॉन्ग ये वर्ड सुनता है तो तुरंत ही उदास हो जाता है और इसके बाद वो अपने दांतों को जकड़ते हुए काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा होता है।
ये देखकर एल्डर जुआन गुस्से में कहते हैं, चाइल्डली, ये मत कहना कि तुम मेरे पवेलियन के रूल्स को ब्रेक करना चाहते हो। उन्होंने बोलते समय कुछ डुकुई का भी यूज किया था जिसके कारण पूरा हॉल कांप गया था और यही रीजन था कि एल्डर जुआन के वर्ड डुकुई के कारण कुछ हद तक शहर के लोगों के कान में भी पहुंच गए थे और ये वर्ड सुनते ही सभी लोग अचानक से जुड़कर काफी ज्यादा शोर शराबा करने लगते हैं क्योंकि ली कांग ने आखिरकार पवेलियन के रूल्स को ब्रेक किया था और अगर यहाँ पे उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं तो हो सकता था कि वो भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। नीचे लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये बास्टर्ड सच में इतना ज्यादा ब्रेव है, ये पवेलियन के रूल्स को ब्रेक करने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि ये वर्ड एल्डर जुआन के होने चाहिए, वो उनके सामने भी इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तभी दूसरा कहता है कि अपनी आवाज कम करो, अगर ली फैमिली ने सुन लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पे कुछ लोग तो गुस्से में थे तो कुछ लोग डर भी रहे थे क्योंकि ली कॉन्ग की जो पोजीशन थी वो एशियन सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा थी और इसका रीजन सिर्फ उसकी ली फैमिली ही थी। हालांकि पवेलियन के अंदर ली कॉन्ग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि लोग बाहर किस बारे में बात कर रहे हैं। इस टाइम पे सिर्फ उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो भी जोयान के ऊपर, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल करता है और इसके बाद तुरंत ही बाहर की तरफ चला जाता है और तेजी से उस पवेलियन से गायब हो जाता है। ये देखकर एल्डर जोयान से कहते हैं, भाई जोयान, अब जब वे दोनों चले गए हैं तो मैंने उन्हें पहले ही उचित सजा दे दी है, इसीलिए आपको ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा परेशान होना चाहिए। जोयान उनके वर्ड को सुनकर समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते थे। वो चाहते थे कि जोयान उन्हें इस पवेलियन के अंदर बिल्कुल भी ना मारे और इसीलिए जोयान कहता है कि ये सिर्फ छोटी सी बात है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हालांकि अगर वो ऐसा कुछ दोबारा करते हैं तो मैं ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हूँ जो कि उन्हें बार बार माफ कर दूं और जिसे वो इतनी आसानी से धमका सकते हो। जोयान की वर्ड को सुनकर एल्डर जुआन भी थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं और उनके फेस इंप्रेशन में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, लेकिन वो तुरंत ही स्माइल करके जुआन से कहते हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई के भी साथ ऐसा होगा तो वो यही करेगा। हालांकि आज की बात सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मेरा पवेलियन एक बिजनेस लोकेशन था, अगर यहाँ पे कुछ होता तो मेरी रेपुटेशन के लिए ये अच्छा नहीं होता। हालांकि मेरे पवेलियन के बाहर ली कांग का क्या होता है ये तो सिर्फ उसकी किस्मत पे डिपेंड करेगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि भाई जोयान को ये पता होना चाहिए कि ली कॉन्ग के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा पावरफुल है और वो 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है। मुझे उम्मीद है कि भाई जोयान उस पर भी ध्यान जरूर देंगे। ये सुनकर जोयान की आंखों में अचानक से साइन आती है और वो समझ जाता है कि क्यों ली कॉन्ग इतना ज्यादा एरोगेंट था और इस तरीके से सबसे बिहेव करता था, क्योंकि इसके पीछे उसके दादा की पावर थी। हालांकि भले ही ऐसा मामला हो, जोयान को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने पहले ही 2 8 मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर्स को मार डाला था, तो भला एक मात्र 6 स्टार लेवल का मार्शल एम्परर लेवल का वॉरियर जोयान का क्या ही बिगाड़ पाएगा। और यहाँ पे तो जोयान का एंग्री बुद्धा पुनर्जन्म या कि रैन क्रिएशनल ही काफी था। हालांकि जोयान ने एल्डर जोयान की बात को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया और वो उन्हें धन्यवाद देकर धीरे से कहता है, जब तक वो मुझे नाराज नहीं करता मैं भी उसे परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो फिर मुझे उनके दादा की पावर से भी फर्क नहीं पड़ता। जॉन की वर्ड को सुनकर एल्डर जॉन के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा चौंकते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पे 6 स्टार हाफ मार्शल लेवल वॉरियर की बात हो रही थी, लेकिन जॉन फिर भी ऐसे वर्ड कह रहा था तो जॉन के पास सच में कुछ पावर और हिम्मत तो होगी ही, लेकिन उसे सच में नहीं पता था कि जॉन के पीछे कौन है जिसके कारण जॉन ऐसा कुछ कहने की हिम्मत कर रहा था। हालांकि एल्डर जोयान स्माइल कर देता और वो कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो जोयान को अब तक समझ ही नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का लड़का है, लेकिन उसे पता था कि अगर ली कॉन्ग के ग्रैंडफादर उसके ऊपर अटैक करते हैं तब उसे साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जोयान ने ऐसा क्यों कहा था। वो दोनों कुछ देर तक बात करते हैं, लेकिन एल्डर जोयान काफी ज्यादा शौक होते हैं कि अपनी चतुराई के बावजूद भी वो जोयान के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए थे। कुछ टाइम के बाद जोयान आखिरकार वहां से निकल जाता है और एल्डर जोयान भी वहां से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जोयान जैसे ही उस पवेलियन से बाहर निकलता है तो जोयान को पवेलियन की 6ठी मंजिल से एक लड़का देख रहा होता है। हालांकि जोयान उसे नहीं देख पाता क्योंकि वहां पे डूडी के द्वारा एक बैरियर लगाया गया था। तो चलिए ये एपिसोड हम अब यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा आखिरकार वो लड़का कौन है, वो जोयान को क्यों देख रहा था और क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। बाय बाय एंड गुड नाइट।